हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है डीवीएस के इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का लेक्चर वीडियो है गृह गणित आवश्यक गणनाएं। लेसन नेम है गृह गणित आवश्यक गणनाएं। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि गृह गणित का अर्थ क्या होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गृह गणित क्या है। तो देखिए, इसमें गणित अति प्राचीन एवं व्यापक विषय है। गणित शब्द अंग्रेजी के मैथमेटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैथिनोलर्न से हुई है। अब हम आगे देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है गणनाएं सीखना। क्या है? गणनाएं सीखना। अंक और संख्याओं के समन्वित ज्ञान को गणित कहा जाता है। अंक और संख्याओं के समन्वित ज्ञान को गणित कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं कि गृह गणित क्या है। जब गणित को गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में प्रयोग किया जाता है तब उसे गृह गणित कहते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पे हम गृह गणित की बात कर रहे हैं जो कि आपका घर से संबंधित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि गृहिणी को घर की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में जिस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होती है उसे ही गृह गणित कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ गृह गणित का अर्थ। अब हम आपको बताएंगे कि गृह गणित का महत्व क्या है। देखिए, हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है गृह गणित का महत्व। तो देखते हैं इसमें आगे। गृह विज्ञान की आवश्यकता ही उसके महत्व को स्पष्ट कर देती है। गृह गणित गृहिणी के जीवन में निम्न महत्वपूर्ण होता है। गृह गणित जो है गृहिणी के जीवन में निम्न महत्वपूर्ण होता है। और किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, आइए हम आपको आगे बताते हैं। तो पहला महत्व है छात्राओं के लिए। पहला पॉइंट है छात्राओं के लिए महत्व। देखिए, इसमें गृह विज्ञान का अध्ययन कर रही छात्राओं के लिए गृह गणित का ज्ञान महत्वपूर्ण है। गृह गणित के ज्ञान के बिना गृह विज्ञान का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है। अब दूसरा महत्व देखते हैं गृहिणी के लिए। तो इसमें है गृहिणी संपूर्ण गृह व्यवस्था की निर्माता और संचालिका होती है। संचालिका का मतलब है कि उसको चलाने वाली होती है, अर्थात अपने गृह व्यवस्था को पूर्ण रूप से चलाती है। ठीक है। गृहिणी गृह गणित में जितनी दक्ष होगी अर्थात जितनी निपुण होगी घरेलू गणनात्मक कार्य करने में, वह उतनी ही कुशल होगी, अर्थात उसको सफलता प्राप्त होगी। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट गृह अर्थव्यवस्था के लिए महत्व। गृह अर्थव्यवस्था के लिए महत्व। तो ये लास्ट पॉइंट है। देखिए, इसमें गृह अर्थव्यवस्था जो है आंकड़ों के सहारे चलती है। गृहिणी गणित के सहयोग से गृह अर्थव्यवस्था का निर्माण तथा उसका संचालन भी करती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रतिशत की गणना। क्या है? प्रतिशत की गणना। देखिए, इसमें तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत क्या चीज है। प्रतिशत से अभिप्राय है प्रतिशौ। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए, सदफ को 58% अंक प्राप्त हुए तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पूर्णांकों 100 पर उसे 58 अंक मिले। अर्थात हम कह सकते हैं इसको 58%
100 पर उसको कितने मिले, 100 में से उसको कितने मिले 58%, ठीक है, उसको 58% अंक प्राप्त हुए। तो गणित में इसे जो है इस चिन्ह को अर्थात प्रतिशत को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक कक्षा में 60 छात्र थे, अगले वर्ष 15 छात्र और बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो ये तो क्वेश्चन है, आइए हम इसको हल करते हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र थे, 60 छात्र। तो अगले वर्ष बढ़े छात्र, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले से तो 60 छात्र थे और अगले वर्ष 15 छात्र और बढ़ गए। अब 60 में बढ़े छात्र, 60 में बढ़े छात्र कितने छात्र बढ़े, 15। तो एक में बढ़े छात्र अर्थात एक क्लास में बढ़े छात्र 15/60। तो यहाँ पे देखते हैं 100 में बढ़े छात्र, प्रतिशत की बात देखिए यहाँ पे है। तो 100 में बढ़े छात्र बराबर 15 × 100/60, 15 × 100/60। तो यहाँ से हम एक शून्य कैंसिल कर दिए। तो जब इसका जो है गुणा करेंगे तो आएगा 150/6, ठीक है। अगर हम 150/6 यहाँ पे लिखे हैं और जब भाग देंगे, यहाँ पे देखिए हमने भाग दिया है आपको समझने के लिए, तो हमारा जो है 25% क्या होगा, प्राप्त होगा। अर्थात छात्रों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, 25%। छात्रों की वृद्धि जो है 25% हुई। तो अब हम बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे कि लाभ और हानि क्या है। तो देखिए इसमें लाभ हानि की गणना, हेडिंग हमने डाल दिया है, लाभ हानि की गणना। किसी भी वस्तु के खरीदने को क्रय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्रय और विक्रय की बात कही गई है। किसी भी वस्तु के खरीदने को क्रय कहते हैं तथा बेचने को विक्रय कहा जाता है। अर्थात जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसको क्रय कहते हैं और जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो उसको विक्रय कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। अब आगे देखिए, व्यापार के 2 पहलू होते हैं, क्रय मूल्य कम होने तथा विक्रय मूल्य अधिक होने पर लाभ होता है। इसकी विपरीत स्थिति में हानि होती है। देखिए किस प्रकार होती है। लाभ और हानि को अग्रलिखित सूत्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपका, एक गाय का क्रय मूल्य 6000 तथा विक्रय मूल्य 7500 है। लाभ की गणना कीजिए। ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिए आप लोग। एक गाय का क्रय मूल्य 6000 तथा विक्रय मूल्य, क्रय मतलब होता है खरीदना और विक्रय मतलब होता है बेचना, ठीक है। तो विक्रय मूल्य जो है 7500 है। इसमें किसकी गणना करना है, लाभ की गणना करना है, ठीक है। तो लाभ बराबर हमारा सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पे आपका ये जो है सवाल हल होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो गाय का विक्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपया है और गाय का क्रय मूल्य कितना है, 6000 है। तो यहाँ पे सूत्र लगाइए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना है 7500 माइनस क्रय मूल्य 6000। जब इसको हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1500 रुपया, ठीक है। अर्थात लाभ कितना हुआ, 1500 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। यहाँ पे तो लाभ की बात कही गई। अब हानि के बारे में हम देखते हैं सवाल।
हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, एक पुरानी कार का क्रय मूल्य 75,000 तथा विक्रय मूल्य 68,000 है, हानि की गणना कीजिए। ठीक है, एक पुरानी कार का क्रय मूल्य 75,000 तथा विक्रय मूल्य 68,000 है, हानि की गणना कीजिए। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे हानि। ठीक है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सूत्र यही है, देखिए, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कार का क्रय मूल्य कितना है, 75,000 रुपया है, और कार का विक्रय मूल्य कितना है, 68,000 रुपया है। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे यहाँ पे, तो हानि बराबर देखिए 75,000 माइनस 68,000, तो जब इसमें हम घटाएंगे तो हमको 7,000 प्राप्त होगा, अर्थात उसको हानि कितने की हुई, 7,000 की। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम बात करते हैं साधारण ब्याज का। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है, तो जमा किए गए धन पर जो अतिरिक्त धन मिलता है उसे ब्याज कहते हैं। इसे समझने के लिए निम्न तथ्यों को समझना होगा। सबसे पहले साधारण ब्याज को समझने के लिए आपको निम्न तथ्यों के बारे में हम बताएंगे जो नीचे दिए गए हैं। देखिए ध्यान से, पहला क्या है, मूलधन। मूलधन का मतलब होता है कि उधार दिया गया धन। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ भी रुपया पैसा जब उधार देते हैं तो वो हमारा मूलधन होता है। समय, समय का तात्पर्य है कि उधार देने का समय, आप कितने समय के लिए उसको उधार दे रहे हैं, 1 माह या कुछ वर्ष के लिए, अर्थात कुछ साल के लिए। आगे है दर, तो 100 रुपये पर ब्याज की मात्रा। अगर आप उसको 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपये पे ब्याज की मात्रा कितनी। ठीक है, मासिक अथवा वार्षिक, महीने के रूप से आप उस पे ब्याज लगाएंगे अथवा वार्षिक मतलब 1 साल के रूप में लगाएंगे। ठीक है, आगे है मिश्र धन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है मिश्र धन। उधार देने के बाद प्राप्त कुल राशि जिसमें मूलधन तथा ब्याज सम्मिलित होता है वही आपका मिश्र धन कहलाता है। अर्थात आपने जो मूलधन दिया है, ठीक है, उधार दिया गया धन जिसको बोलते हैं, और उस मूलधन में कितना ब्याज बढ़ा, ठीक है, सब मिला करके आपको जो है जब लास्ट में क्या प्राप्त होगा, जब पूरा रुपया प्राप्त होगा तो वो आपका मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहा गया इसमें ना, उधार देने के बाद प्राप्त कुल राशि जिसमें मूलधन तथा ब्याज सम्मिलित होते हैं वही आपके मिश्र धन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन बराबर सूत्र होता है मूलधन माइनस ब्याज, मूलधन माइनस ब्याज। अब आगे बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें देखिए मूलधन के साथ साथ ब्याज को जोड़कर उस पर गणना से प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ध्यान से देखिए एक बारी और फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। मूलधन के साथ साथ, ठीक है, ब्याज को जोड़कर उस पर गणना से प्राप्त ब्याज जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, यहाँ से देखिए एग्जाम्पल, देखिए 400 का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज का सूत्र हमने आपको पहले बता दिया। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 400 रुपया है ना, दर गुणे 8 और समय आपका जो है 2 वर्ष। ठीक है, तो गुणे 2 बटा 100। ठीक है, अब हम इसको 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब हमारा कितना बचा, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 दूना 64, अर्थात साधारण ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ 64। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर
रुपया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको बस इतनी ही जानकारी देंगे। ओके, थैंक यू।